कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो आदमी को पढ़ते ही बेचैन कर देती हैं। उनके शब्दों में कोई विशेष जादू नहीं होता, कोई बड़ी साहित्यिक भाषा नहीं होती, कोई लंबे लंबे वाक्य नहीं होते जो पढ़ने वाले को प्रभावित करें। लेकिन उनके पीछे जो दर्द छुपा होता है, वो कागज के रेशों से रिसकर उंगलियों तक पहुंच जाता है। वो दर्द स्याही में नहीं होता, वो उन खाली जगहों में होता है जो शब्दों के बीच बची रहती हैं। जब व्योमकेश ने वो चिट्ठी मुझे पढ़ने को दी, तब मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। उस शाम का मौसम अजीब था। शुरू करने से पहले एक छोटा सा काम कर लो। ये वीडियो आप किस शहर से देख रहे हो, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, सच बताना, वीडियो तो पूरी देखते हो, लेकिन सब्सक्राइब बाद में करते हो, तो इस बार अभी ही लाइक और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये एक ऐसा रहस्य है जो आखिर तक आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कुछ चिट्ठियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती हैं। उनमें लिखे शब्द तो साधारण होते हैं लेकिन उनके पीछे छुपा सच असाधारण होता है। उस शाम जब ब्योमकेश के हाथ में वह चिट्ठी आई, तब हमें नहीं पता था कि यह एक ऐसे रहस्य की शुरुआत है जहाँ हर जवाब के साथ एक नया डर सामने आने वाला है। एक लड़की जो हर रात बदल जाती है, एक घर जहाँ कुछ अनदेखा घट रहा है, और एक सवाल, क्या यह सच में कोई परछाई है या फिर किसी इंसान का खेल। कुछ चिट्ठियां ऐसी होती हैं जो आदमी को पढ़ते ही बेचैन कर देती हैं। उनके शब्दों में कोई विशेष जादू नहीं होता, कोई बड़ी साहित्यिक भाषा नहीं होती, कोई लंबे लंबे वाक्य नहीं होते जो पढ़ने वाले को प्रभावित करें। लेकिन उनके पीछे जो दर्द छुपा होता है, वह कागज के रेशों से रिसकर उंगलियों तक पहुंच जाता है। वह दर्द स्याही में नहीं होता, वह उन खाली जगहों में होता है जो शब्दों के बीच बची रहती हैं। जब व्योमकेश ने वह चिट्ठी मुझे पढ़ने को दी, तब मुझे भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। उस शाम का मौसम अजीब था। अक्टूबर की शुरुआत थी और कलकत्ते में वह धुंधली भारी हवा चल रही थी, जो न ठंड लाती है न गर्मी, बस एक अजीब उदासी लेकर आती है। वह उदासी जो दिवाली के पहले होती है, जब रोशनी अभी दूर है और बरसात जा चुकी है और हवा में एक खालीपन होता है जो न खिड़की बंद करने से जाता है न खुली रखने से। मैं उस शाम अपनी एक पुरानी कहानी के दूसरे मसौदे पर काम कर रहा था। मेरी लिखने की मेज पर कागजों का वह ढेर था जिसे देखकर कोई भी समझ जाए कि यहाँ एक लेखक रहता है जो सोचता बहुत है और लिखता कम है। मेरे पास एक ठंडी चाय का कप था जिसे मैं घंटों से छू नहीं रहा था। व्योमकेश अपनी कुर्सी पर बैठा था। उसके हाथ में वह पीले कागज की चिट्ठी थी। वह उसे 2 बार पढ़ चुका था, मैंने देखा था। पहली बार जब डाकिया लाया था तब, और दूसरी बार जब उसने उसे मेज पर रखा, थोड़ी देर देखता रहा और फिर उठाकर दोबारा पढ़ा। यह आदत उसकी पुरानी थी। कोई भी कागज वह एक बार नहीं पढ़ता था। दूसरी बार पढ़ना उसके लिए पहली बार पढ़ने के बाद सोचने जैसा था। अब वह उसे मेज पर रखकर बाहर खिड़की की ओर देख रहा था। बाहर नीम का एक पेड़ था जो हमारी खिड़की से दिखता था। उसकी पत्तियां उस शाम की हवा में हिल रही थीं, धीरे धीरे, जैसे कोई बहुत थका हुआ आदमी सिर हिलाकर हां कह रहा हो। ब्योमकेश, मैंने कहा। उसने मेरी तरफ नहीं देखा। हाँ, वह चिट्ठी मुझे भी दिखाओगे? उसने चिट्ठी उठाई और मेरी तरफ बढ़ा दी, बिना कुछ कहे। मैंने उठाई। हिंदी में लिखी थी, लेकिन बंगाली हाथ की लिखावट साफ झलकती थी। जो लोग बंगाली भाषा में सोचते हैं और हिंदी में लिखते हैं, उनकी लिखावट में एक खास मोड़ होता है अक्षरों में। अक्षर थोड़े कांपते हुए थे, जैसे किसी बूढ़े हाथ ने बड़ी मेहनत से लिखे हों, या किसी ऐसे हाथ ने जो लिखते वक्त रो रहा हो। मैंने पढ़ा, आदरणीय ब्योमकेश बाबू, मेरा नाम हेमलता मेनन है। मैं मुर्शिदाबाद जिले के एक छोटे से गांव बेहुला डांगा के पास एक पुराने घर में रहती हूँ। मेरे पति डॉक्टर सुरेश मेनन 3 साल पहले गुजर गए। मैं अकेली हूँ सिवाय अपनी बेटी रिया के, जो अब 17 वर्ष की है। बाबू, मुझे नहीं पता कि मैं यह चिट्ठी कैसे लिखूं और क्या लिखूं, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ बहुत भयानक हो रहा है और मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। रात को वह बदल जाती है। वह चिल्लाती है, दीवारों से टकराती है, कमरे में भागती फिरती है, और जब सुबह हम उसके पास जाते हैं तो उसके शरीर पर नीले निशान होते हैं, गोल गोल, छोटे छोटे निशान जो कहां से आए किसी को नहीं पता। वह खुद नहीं जानती कि रात को क्या हुआ। डॉक्टर कहते हैं कि कुछ नहीं है, घबराहट है। पंडित कहते हैं कि भूत का साया है। मुझे नहीं पता किस पर विश्वास करूं, लेकिन मेरी बेटी दिन पर दिन कमजोर होती जा रही है और मुझे डर है कि कहीं देर ना हो जाए। आपका नाम एक पुराने मित्र ने बताया था। वह कहते थे कि आप सत्यान्वेषी हैं, सच खोजने में माहिर हैं। मुझे सच चाहिए, चाहे वह जितना भी कड़वा हो। कृपया आइए।
नीचे पता लिखा था, और एक छोटा सा वाक्य और था जो सबसे नीचे था, जैसे लिखने के बाद याद आया हो। मेरी बेटी के शरीर पर जो नीले निशान हैं वे हर रात नए आते हैं। मैंने चिट्ठी वापस मेज पर रखी। कुछ देर चुप रहा। ब्योमकेश, मैंने कहा, यह तो बड़ा अजीब मामला है। वह खिड़की से मुड़ा। उसकी आंखों में वह चमक थी जो मैं वर्षों से देख रहा था। वह चमक जो तब आती है जब कोई पहेली उसके सामने आती है जो सामान्य नहीं है, जो सतह पर एक तरह दिखती है और उसके नीचे बिल्कुल दूसरी तरह होती है। उस चमक को मैंने बहुत नाम देने की कोशिश की थी अपनी कहानियों में, कभी उत्सुकता, कभी तीक्ष्णता, कभी जागरूकता, लेकिन असल में वह इनमें से कोई एक नहीं था। वह सब कुछ एक साथ था। अजीब नहीं, उसने कहा, बल्कि बहुत सोचा समझा है। मतलब यह है कि जो कुछ भी हो रहा है वह अपने आप नहीं हो रहा, कोई इसे करवा रहा है। लेकिन भूत? ब्योमकेश ने हल्की हंसी दी। वह हंसी जो कहती थी कि भूत नाम की चीज उसके शब्दकोश में नहीं है। उसके शब्दकोश में कारण था, परिणाम था, साक्ष्य था, सत्य था। भूत उसके लिए उस श्रेणी में था जहां वे सब चीजें होती हैं जिनका आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला। अजीत, उसने कहा, भूत होते हैं इंसान के दिमाग में। बाकी सब इंसान का काम होता है। जब कोई इंसान नहीं दिखता और काम इंसान का होता है तो उसे लोग भूत कह देते हैं। और यहां भी कोई इंसान है, और वह इंसान बहुत होशियार है। उसने एक पल रुककर कहा, या होशियार होने की कोशिश कर रहा है। चलोगे? कल सुबह की गाड़ी पकड़ते हैं। मैं जानता था कि इस बात का कोई जवाब नहीं था। ब्योमकेश जब किसी काम के लिए तैयार हो जाता था तो उसे रोकना नदी को हाथ से रोकने जैसा था। नदी हाथ के ऊपर से, नीचे से, बगल से निकल जाती है और आगे बढ़ती रहती है। उस रात मैंने अपना बिस्तर बिछाया, लेकिन नींद नहीं आई। मेरे दिमाग में वह चिट्ठी घूमती रही। एक बूढ़ी माँ की कांपती हुई लिखावट, एक 17 साल की लड़की जो रात को बदल जाती है, नीले निशान जो हर रात नए आते हैं। मैंने छत को देखा। छत पर एक छिपकली थी जो बिल्कुल स्थिर थी। मुझे लगा कि वह भी सोच रही है। अगली सुबह हम सियालदह स्टेशन पर थे। अक्टूबर की सुबह का एक अलग स्वभाव होता है। रात की ठंड अभी हवा में बची रहती है और सूरज उसे धीरे धीरे हटाता है, जैसे कोई पुरानी चादर को किनारे से खींच रहा हो। चाय की दुकानों से भाप उठ रही थी और कोयले के इंजनों की गंध हवा में मिली हुई थी। प्लेटफॉर्म पर लोगों की भीड़ थी, सामान था, बच्चे थे, बूढ़े थे। ब्योमकेश एक छोटा सा थैला लेकर चल रहा था। मैं अपना बड़ा सूटकेस घसीट रहा था और सोच रहा था कि काश मैं भी ब्योमकेश की तरह कम सामान में काम चला पाता। गाड़ी में बैठकर जब हम मुर्शिदाबाद की ओर बढ़े तो ब्योमकेश खिड़की के बाहर देखता रहा। शहर के मकान धीरे धीरे छोटे होते गए, फिर खेत शुरू हो गए, हरे हरे और दूर दूर तक फैले हुए। मैं समझता था कि वह देख नहीं रहा, सोच रहा था। उसकी नजरें खिड़की के बाहर थीं, लेकिन उसका दिमाग किसी और जगह था। उस चिट्ठी के साथ शायद, या उन सवालों के साथ जो उस चिट्ठी से पैदा हुए थे। ब्योमकेश, मैंने कहा, इस मामले में तुम्हें पहले से कुछ अंदाजा है क्या? उसने खिड़की से नजर हटाई। अंदाजा नहीं, सवाल हैं। क्या सवाल? पहला सवाल यह कि नीले निशान कहां से आते हैं। दूसरा सवाल यह कि रात का व्यवहार क्यों बदलता है, क्या कोई दवाई है या कोई और कारण है। तीसरा सवाल यह कि मिसेज मेनन ने पुलिस को नहीं बुलाया, मुझे क्यों बुलाया। पुलिस को बुलाने से क्या होता? कुछ नहीं होता, इसीलिए पुलिस भूत नहीं पकड़ती। भूत की जांच के लिए दरोगा नहीं आता। लेकिन मिसेस मेनन को भूत पर पूरा यकीन नहीं है। वह चाहती हैं कि कोई असली बात ढूंढे। इसका मतलब है कि उनके मन में कोई शक है। किस पर शक? यही तो देखना है। गाड़ी एक छोटे स्टेशन पर रुकी। एक बूढ़ा आदमी डिब्बे में चढ़ा। उसके हाथ में एक पिंजरा था जिसमें एक हरा तोता था। तोते ने हम दोनों को देखा और कुछ बोला जो मुझे समझ नहीं आया। ब्योमकेश ने तोते को देखा और हल्के से मुस्कुराया। मैंने उससे नहीं पूछा कि क्यों मुस्कुराया। ब्योमकेश की कुछ मुस्कुराहटें ऐसी होती थीं जो उसी के लिए होती थीं। मुर्शिदाबाद उतरकर हमने एक तांगा लिया। तांगे वाला एक बूढ़ा आदमी था, 70 के आसपास उम्र, चेहरे पर झुर्रियां लेकिन आंखें अभी भी तेज। उसका घोड़ा एक भूरे रंग का था जो अपने मालिक जितना ही बूढ़ा लग रहा था,
लेकिन चाल में वह थकान नहीं थी जो उम्र से आती है। बेहुला डांगा, व्योमकेश ने कहा। हाँ हाँ जानता हूं, तांगे वाले ने कहा। मेनन साहब का घर। तांगे वाला एक पल के लिए रुका। उसने हमें देखा, पहले व्योमकेश को, फिर मुझे। फिर उसने घोड़े को हाँक दिया। लेकिन उस एक पल में उसके चेहरे पर जो भाव था वह मुझे याद रह गया। न तो अनजान होने का भाव था, न जिज्ञासा थी, कुछ और था। एक जाना पहचाना भाव जो किसी नाम को सुनकर आता है जब उस नाम के साथ कोई पुरानी असुविधाजनक कहानी जुड़ी हो। व्योमकेश ने देखा था, मुझे बाद में पता चला। रास्ता लंबा था। शहर छूटते ही खेत शुरू हो गए, हरे और पीले, और उनके बीच से एक पतला कच्चा रास्ता जाता था। आम के पेड़ थे, कटहल के पेड़ थे, और कहीं कहीं बांस के झुरमुट थे जो हवा में सरसराते थे। दूर एक नदी चमक रही थी। हवा में धान की कटाई की गंध थी, और दूर कहीं एक पक्षी बोल रहा था जिसकी आवाज उदास थी, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो जो नहीं मिल रहा। यह इलाका पहले बहुत रौनकदार था, तांगे वाले ने बिना पूछे कहा। अब नहीं है? व्योमकेश ने पूछा। अब कम है, डॉक्टर साहब के जाने के बाद। मेनन साहब? हाँ, बहुत अच्छे आदमी थे, गरीब मरीजों का पैसा नहीं लेते थे। यहाँ के लोगों ने जब उनकी मृत्यु की खबर सुनी तो बहुत दुख हुआ। कैसे गुजरे थे? दिल का दौरा था, रात को अचानक, सुबह तक। तांगे वाले ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया। व्योमकेश ने कोई और सवाल नहीं किया। घर दिखा तो मैं एक पल के लिए रुक गया। बड़ा था, पुराना था, 2 मंजिला, ईंट और चूने का, जिसे किसी जमाने में नीले रंग से पोता गया होगा। लेकिन अब वह रंग जगह जगह से उखड़ चुका था, और उसकी जगह वह भूरे धूसर रंग ने ले ली थी जो पुरानी इमारतों पर समय चढ़ाता है। दीवारों में दरारें थीं जो पानी ने बनाई थीं। बगीचे की जगह जो अब झाड़ियां थीं वे बता रही थीं कि यहाँ बहुत अरसे से किसी ने माली का काम नहीं किया। एक पुराना नीम का पेड़ घर के एक कोने पर इस तरह झुका हुआ था जैसे वह भी थका हुआ हो और किसी कंधे पर सिर रखना चाहता हो। घर के सामने एक पुराना कुआं था। उसके ऊपर लकड़ी का एक ढांचा था जो कभी मजबूत रहा होगा। अब वह झुका हुआ था। मुझे वह घर देखकर एक अजीब एहसास हुआ। यह घर एक कहानी था, एक ऐसी कहानी जो बहुत दिनों से अंदर बंद थी और बाहर आना चाहती थी। दरवाजा खुला और एक बूढ़ी औरत निकली, मिसेस हेमलता मेनन। उनकी उम्र 55 के आसपास होगी, लेकिन चेहरे पर चिंता ने उन्हें 10 साल बड़ा कर दिया था। बाल सफेद थे, माथे पर एक पुरानी बिंदी की जगह थी जहां अब बिंदी नहीं थी। साड़ी सूती थी और सफेद, विधवाओं वाली सादगी के साथ। आंखों में वह थकान थी जो रातों को जागने से आती है और सोने से नहीं जाती। लेकिन उनकी आंखों में डर भी था। वह डर जो एक मां की आंखों में तब होता है जब उसकी बच्ची के साथ कुछ ऐसा हो रहा हो जो वह समझ न सके। व्योमकेश बाबू? उन्होंने पूछा। हाँ, व्योमकेश ने कहा, और यह मेरे मित्र अजीत बनर्जी हैं। हम दोनों साथ काम करते हैं। मिसेस मेनन ने राहत की एक लंबी सांस ली। आइए, उन्होंने कहा। बहुत इंतजार किया था। घर के अंदर भी वही माहौल था जो बाहर था। बड़े कमरे थे लेकिन सामान कम था, जैसे घर में से बहुत कुछ धीरे धीरे हटता गया हो। पुराने लकड़ी के फर्नीचर पर धूल की हल्की परत थी। फर्श पर एक पुरानी दरी थी जिसके रंग फीके पड़ चुके थे। दीवारों पर कुछ पुरानी तस्वीरें थीं। एक तस्वीर में एक परिवार था, पति पत्नी और 2 बच्चियां। पति के चेहरे पर वह संयमित, शांत भाव था जो पुराने जमाने के डॉक्टरों में होता था। एक भाव जो कहता था कि मैंने बहुत कुछ देखा है और मुझे पता है कि क्या जरूरी है। पत्नी यानी मिसेस मेनन उस तस्वीर में बहुत युवा थीं और उनके चेहरे पर एक खुशी थी जो अब नहीं थी। 2 बच्चियां थीं उस तस्वीर में। एक बड़ी, करीब 12 साल की, एक छोटी, करीब 4-5 साल की। दोनों हंस रही थीं। एक दूसरी तस्वीर थी जो अकेली थी, थोड़ी अलग दीवार पर। उसमें वही डॉक्टर थे लेकिन उनके साथ कोई नहीं था। वह अकेले खड़े थे किसी बगीचे में, और उनके चेहरे पर वह संयमित भाव नहीं था। वहां कुछ और था, कुछ जो मैं उस वक्त नाम नहीं दे पाया। हम बैठक में बैठे। मिसेस मेनन ने आवाज दी। एक बूढ़ी औरत चाय लेकर आई। उसकी चाल धीमी थी और उसने हमारी तरफ नजर नहीं उठाई। रिया कहाँ है? व्योमकेश ने पूछा।
अपने कमरे में। दिन में वह ठीक रहती है, थकी हुई रहती है, लेकिन होश में रहती है। रात को उनकी आवाज रुक गई। रात को क्या होता है, सब कुछ विस्तार से बताइए। मिसेस मेनन ने अपने हाथ गोद में रखे और बताना शुरू किया। उनकी आवाज पहले धीमी थी, लेकिन जैसे जैसे वह बताती गई वैसे वैसे उसमें एक थरथराहट आती गई। वह थरथराहट जो तब आती है जब कोई डरावनी बात को शब्दों में बांधने की कोशिश करता है। यह शुरू हुआ कोई 2 महीने पहले। रिया को अचानक रात को बुरे सपने आने लगे। पहले हमने सोचा कि उसके पापा को गुजरे 3 साल हो गए हैं, शायद अब उनकी याद ज्यादा आ रही है। इस उम्र में बच्चे चीजें ज्यादा समझने लगते हैं और दुख भी ज्यादा महसूस होता है। लेकिन फिर यह सपनों से आगे बढ़ा। वह रात को उठ जाती है। पहले हम सोचते थे कि यह नींद में उठना है, सोमनैम्बुलिज्म जैसा, लेकिन नहीं। वह उठकर चिल्लाने लगती है, जोर से, ऐसे जैसे कोई उसे खींच रहा हो। और कभी कभी वह कमरे में इधर उधर भागती है। क्या कहती है चिल्लाते हुए? यह कि कोई है, यह कि वह आ रहा है, यह कि उसे यहां से जाना है। और निशान? हाँ। मिसेस मेनन की आंखें भर आईं। यह सबसे ज्यादा डराता है। जब सुबह हम उसके पास जाते हैं तो उसके बाहों पर, कभी कभी पीठ पर, नीले रंग के धब्बे होते हैं, गोल गोल, छोटे छोटे, जैसे किसी ने उंगली से दबाया हो। वह खुद कहती है कि उसे याद नहीं रात को क्या हुआ। वह यह नहीं मानती कि उसने खुद यह किया। और आप मानती हैं? मिसेस मेनन ने एक पल रुक कर कहा। पहले मैंने सोचा कि वह खुद कर रही है, बेहोशी में। लेकिन जब मैंने उन निशानों को ध्यान से देखा तो वे बहुत सटीक थे, बहुत एक जैसे, जैसे किसी ने बनाए हों। ब्योमकेश ने यह सुना और एक पल के लिए उसकी आंखें संकरी हुईं। डॉक्टर ने क्या कहा? पास के कस्बे के एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर हालदार। उन्होंने रिया को देखा, कहा कि यह एंजाइटी है, घबराहट की बीमारी, नींद की समस्या है। दवाई दी, लेकिन दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ा। घर में और कौन रहता है? मिसेस मेनन ने थोड़ा रुककर कहा, हमारी एक पुरानी नौकरानी है, ठाकुराम। वह 20 साल से हमारे साथ है। पहले मेरे पति के समय से है। मेरे जामाता राजेश भी अभी यही हैं। वह वकील हैं, कलकत्ते में प्रैक्टिस करते हैं। जब से रिया की तबीयत खराब हुई तब से वह यहां आकर रहने लगे हैं। जामाता? रिया के नहीं, मेरी बड़ी बेटी के पति थे, मीना। मेरी बड़ी बेटी 4 साल पहले गुजर गई, बुखार में। राजेश का हमसे रिश्ता अभी भी कायम है, परिवार की तरह हैं। और कोई? कभी कभी एक बाबा आते हैं, शांतिनाथ बाबा। वह इस इलाके में जाने माने हैं। ठाकुराम ने उन्हें बुलाया था। उनका कहना है कि घर में एक अशांत आत्मा है जो रिया को परेशान कर रही है। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैंने देखा कि उसकी आंखों में वह जो चमक थी वह थोड़ी और तेज हो गई। क्या मैं घर देख सकता हूं और रिया से मिल सकता हूं? जरूर, इसीलिए तो बुलाया। रिया का कमरा ऊपर की मंजिल पर था। सीढ़ियां पुरानी लकड़ी की थीं और चरमराती थीं। मैं उनकी आवाज से समझ सकता था कि यह सीढ़ियां बहुत सालों से इसी तरह चरमराती आ रही हैं, और यहां जो भी आया होगा उसने यह आवाज सुनी होगी। ऊपर का गलियारा कुछ अधिक अंधेरा था। एक खिड़की थी, लेकिन उस पर पर्दा था और शाम की रोशनी उसे पार करके अंदर नहीं आ रही थी। गलियारे की दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, किसी देवी की, जिसके सामने एक छोटी अगरबत्ती की जगह थी जिसमें राख बची थी। रिया का कमरा खुला। वह बिस्तर पर बैठी थी और किताब पढ़ रही थी। जब हम आए तो उसने ऊपर देखा। पहली नजर में वह सामान्य लगी। एक 17 साल की लड़की, पतली, लंबे काले बाल जो कंधों पर बिखरे हुए थे, और एक चेहरा जो शायद किसी और वक्त बहुत जीवंत रहा होगा, बहुत हंसने वाला। लेकिन अभी उसमें एक थकान थी जो उम्र से अधिक थी। आंखों के नीचे हल्के नीले घेरे थे और आंखों में एक भारीपन था जो किसी को देखकर नहीं आता, सोते सोते नींद न आने से आता है। उसके बाएं बाजू पर मैंने देखा 3 छोटे छोटे नीले गोल धब्बे। वे इतने सटीक थे कि मेरे मन में भी वही सवाल आया जो मिसेस मेनन ने उठाया था। यह निशान बेहोशी में खुद से नहीं बने थे, यह किसी के बनाए हुए थे। रिया बेटा, मिसेस मेनन ने कहा, यह ब्योमकेश बाबू हैं, कलकत्ते से आए हैं, तुमसे मिलना चाहते थे। रिया ने किताब नीचे रखी। नमस्ते, उसने कहा।
आवाज में वह नरमी थी जो सिर्फ थके हुए लोगों में होती है। व्योमकेश एक कुर्सी खींचकर उसके पास बैठ गया। उसके बात करने में एक खास तरह की गर्माहट आई। यह वह तरफ था जिसे मैं उसमें बहुत कम देखता था, लेकिन जब देखता था तो मुझे समझ आता था कि वह सिर्फ एक तर्कशास्त्री नहीं था। वह एक इंसान था जो दूसरे इंसान को पढ़ सकता था। रिया, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं और मैं तुम्हें कोई दवाई नहीं दूंगा। बस कुछ जानना चाहता हूं। क्या तुम बता सकती हो कि रात को क्या होता है? रिया ने अपने हाथों की तरफ देखा। मुझे याद नहीं रहता, उसने कहा। बस इतना पता है कि सुबह उठती हूं तो बहुत थकी हुई होती हूं, जैसे सारी रात दौड़ती रही हो, और मेरा सिर बहुत भारी होता है, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। और यह निशान? उसने अपना बाजू उठाया। ये कहां से आते हैं मुझे नहीं पता। मैंने खुद को नहीं मारा, मुझे पक्का पता है। तुम्हें पक्का पता है? हाँ। उसने सीधे व्योमकेश की आंखों में देखा। क्योंकि मुझे खुद को मारने का कोई कारण नहीं है। मैं उदास हूं, हाँ, पापा की याद आती है, लेकिन मैं अपने आप को नहीं मारूंगी। यह वाक्य उसने बहुत सीधे ढंग से कहा। व्योमकेश ने उसकी तरफ देखा और मुझे लगा कि वह इस लड़की के बारे में कुछ तय कर रहा था। वह तय कर रहा था कि यह लड़की होशियार है, समझदार है, और सबसे जरूरी बात यह कि यह लड़की झूठ नहीं बोल रही। क्या तुम दवाई लेती हो? हाँ, वह जो डॉक्टर हालदार ने दी थी, चिंता के लिए, लेकिन मैं उसे नियमित नहीं लेती क्योंकि वह नींद बहुत ज्यादा लाती है। जब मैं वह दवाई लेती हूं तो अगले दिन और ज्यादा थकान होती है। कहाँ रखी है वह दवाई? रिया ने मेज की तरफ इशारा किया। एक छोटी शीशी थी, कांच की। व्योमकेश ने उठाकर देखी, लेबल पढ़ा, वापस रख दी। लेकिन मैंने देखा कि रखने से पहले उसने एक पल के लिए उस शीशी को थोड़ा घुमाया था, जैसे नीचे की तरफ कुछ देख रहा हो। और कोई दवाई? नहीं। ठीक है रिया, एक आखिरी बात। क्या तुम्हारे पास कोई नोटबुक है जिसमें तुम डायरी लिखती हो? रिया ने थोड़ा चौंक कर उसे देखा। हाँ। क्यों? कोई बात नहीं, आराम करो। हम निकले। कमरे से निकलते वक्त व्योमकेश की नजर गलियारे की उस खिड़की पर पड़ी जो रिया के कमरे के ठीक सामने थी। वह रुका। मैं भी रुका। उसने उस खिड़की को ध्यान से देखा। खिड़की पुरानी थी, लकड़ी की, लेकिन उसकी एक किनारी थोड़ी तिरछी थी। इतनी पुरानी नहीं थी कि यह लकड़ी के कमजोर होने से हो। यह इस तरह की तिरछाई थी जो बार बार खोलने और बंद करने से आती है, एक खास तरीके से, एक खास हाथ से। व्योमकेश ने खिड़की को छुआ नहीं, बस देखा। फिर उसने नीचे देखा। खिड़की के नीचे एक मुंडेर थी, पुराने घरों में जो होती है। उस पर पुरानी पुताई थी, लेकिन वह उखड़ी हुई थी। उसमें एक हल्का निशान था, बहुत हल्का, जैसे किसी ने वहां पांव रखा हो। व्योमकेश ने और नीचे देखा। नीचे बगीचे में वह पुराना कुआं था जो मैंने बाहर से देखा था, और उसके पास एक आम का पेड़ था जिसकी एक शाखा इमारत की तरफ इस तरह झुकी हुई थी कि कोई उस पर से ऊपर आ सकता था। व्योमकेश ने मुझे देखा। मैं समझ गया, कमरे में कोई बाहर से आता था। उस आम के पेड़ से, उस मुंडेर पर। रात को जब सब सोए होते थे। शाम को हमें राजेश से मिलवाया गया। वह बरामदे में बैठे थे और एक पुरानी फाइल पढ़ रहे थे। लेकिन जब हम आए तो मुझे लगा कि वह पढ़ नहीं रहे थे, सोच रहे थे। फाइल एक बहाना थी। 40 के आसपास उम्र, अच्छे कपड़े जो उस घर की बाकी सब चीजों से बेमेल लग रहे थे। एक सफेद कुर्ता, अच्छी धोती, और एक ऐसी बेचैनी जो शरीर से नहीं बल्कि आंखों से झलकती थी। वह बेचैनी जो किसी ऐसे आदमी में होती है जो बहुत कुछ जानता है लेकिन कह नहीं सकता। आप कलकत्ते से आए हैं? उन्होंने पूछा। हाँ, व्योमकेश ने कहा। मेनन जी ने बुलाया? उन्होंने चिट्ठी लिखी थी। राजेश ने फाइल बंद की, धीरे से। देखिए, उन्होंने कहा, मैं एक वकील हूं। मुझे तर्क में विश्वास है, सबूतों में विश्वास है। जो यहां हो रहा है वह मेरी समझ से परे है। क्यों? क्योंकि यह न तो कोई बीमारी लग रही है, न तो यह कोई मनोरोग लग रहा है, लेकिन यह सब इतना व्यवस्थित तरीके से हो रहा है कि। उन्होंने रुककर कहा कि यह अपने आप भी नहीं लगता। मतलब? मतलब यह कि इस घर में बहुत पुरानी बातें हैं जो कभी सुलझी नहीं हैं। व्योमकेश ने यह वाक्य सुना।
मैंने देखा कि उसने इसे अपने मन में कहीं रख दिया। आप कब से यहां हैं? 6 हफ्ते से, जब से रिया की तबीयत बहुत खराब हुई। और पहले? हर महीने आता था, त्योहारों पर। मेनन जी और रिया मेरे लिए परिवार की तरह हैं। आपकी पत्नी मीना यहीं पली बढ़ी थी? राजेश के चेहरे पर एक दर्द आया। हाँ। उनकी मृत्यु कैसे हुई? मेनिंजाइटिस था, बहुत तेज बुखार था। 1 हफ्ते में। उनकी आवाज बंद हो गई। व्योमकेश ने उनके चेहरे को देखा एक पल, फिर नजर हटाई। ठीक है, धन्यवाद। रात का खाना साथ में हुआ। ठाकुराम ने परोसा। वह एक 50-55 साल की औरत थी, कद में मध्यम, काया मजबूत, जैसे वर्षों की मेहनत ने उसे ढाला हो। लेकिन चेहरे पर वह तरह की चुप्पी थी जो कभी कभी बहुत गहरे दुख से आती है, जब कोई इतना दर्द सह चुका हो कि शब्द कम पड़ जाए और चुप्पी ज्यादा आरामदेह लगे। उसने हम सबको खाना परोसा, किसी से एक शब्द नहीं बोली। जब उसकी आंखें मेरे से मिलीं तो उसने तुरंत नजर हटा ली। व्योमकेश खाने के दौरान चुप था, लेकिन उसकी आंखें सबको देख रही थीं। रिया को, मिसेस मेनन को, राजेश को और ठाकुराम को। जब ठाकुराम खाना ले जाने के लिए झुकी तो व्योमकेश ने सहज भाव से कहा, जैसे यह बात खाने की तारीफ करने जितनी सामान्य हो। ठाकुराम जी, बहुत अच्छा खाना है। ठाकुराम ने ऊपर देखा। उसकी आंखें एक पल के लिए व्योमकेश पर टिकीं। धन्यवाद, उसने कहा। आप कहाँ के रहने वाली हैं? एक छोटा सा ठहराव, एक पल की हिचकिचाहट जो किसी और ने नहीं देखी। नदिया जिले से। परिवार? कोई नहीं। और वह चली गई। रात को सोने से पहले व्योमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, कल तुम्हें शहर जाना है। क्यों? 2 काम हैं। एक, उस दवाई की जांच करनी है जो रिया को दी गई है। उस डॉक्टर से नहीं, केमिस्ट से। 2, नदिया जिले के किसी पुराने निवासी से पता करना है कि ठाकुराम नाम की कोई औरत वहां से थी या नहीं। लेकिन नदिया जिले के लोग यहां? कस्बे में पुराने लोग होते हैं, उनसे पूछो। ठीक है। और तुम? मैं यहां रहूंगा और रात को जागूंगा। क्यों? क्योंकि रात को वह आता है जो दिन में नहीं आता, और मुझे उसे देखना है। वह रात में कभी नहीं भूलूंगा। हम दोनों अपने कमरे में थे। एक मोमबत्ती जल रही थी। बाहर हवा थी और नीम के पत्ते खिड़की पर थपथपाते थे, एक अनियमित लय में, जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो लेकिन जोर नहीं लगाना चाहता। पूरा घर सोया हुआ था, कम से कम लग रहा था कि सोया हुआ है। मैं लेटा था लेकिन आंखें खुली थीं। मेरे दिमाग में उस घर की बातें घूम रही थीं। वह पुरानी दीवारें, वह धुंधला गलियारा, वह आम का पेड़ जिसकी शाखा खिड़की की तरफ झुकी हुई थी, रिया का चेहरा, उसकी आंखों में वह थकान, और वे 3 गोल नीले निशान जो इतने सटीक थे कि उन्हें देखकर रोंगटे खड़े हो जाएं। व्योमकेश बिस्तर पर लेटा था, लेकिन मैं जानता था कि वह सोया नहीं था। उसकी आंखें बंद थीं, लेकिन उसकी सांसें उस लय में नहीं थीं जो सोए हुए इंसान की होती है। रात के करीब 2 बजे होंगे। पहले एक हल्की आवाज आई, इतनी हल्की कि अगर मैं जाग नहीं रहा होता तो शायद सुनता भी नहीं। फिर एक चीख, तेज, तीखी, डरावनी। मैं उठकर बैठ गया। व्योमकेश पहले से उठ चुका था। चलो, उसने कहा। हम दरवाजा खोलकर बाहर आए। गलियारे में अंधेरा था, गहरा अंधेरा, जो मोमबत्ती की रोशनी में और गहरा लगता है, क्योंकि रोशनी सिर्फ एक छोटा सा गोला बनाती है और उसके बाहर सब कुछ और काला हो जाता है। मिसेस मेनन पहले से बाहर थी। हाथ में मोमबत्ती थी। चेहरे पर वह डर था जो मां के चेहरे पर तब आता है जब बच्चे के साथ कुछ होता है और वह कुछ नहीं कर सकती। रिया के कमरे की तरफ से आवाजें आ रही थी। हम दरवाजे तक पहुंचे। व्योमकेश ने दरवाजा खोला। रिया बिस्तर पर नहीं थी। वह कमरे के बीच में खड़ी थी। आंखें खुली थीं, लेकिन जैसे कुछ देख नहीं रही थी, जैसे उसके सामने जो दुनिया थी वह हमें दिखने वाली दुनिया नहीं थी। उसके बाल बिखरे हुए थे और वह कुछ बुदबुदा रही थी जो साफ सुनाई नहीं दे रहा था। उसके होंठ हिल रहे थे। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। वह एक ही बात बार बार कह रही थी, इतनी धीरे कि शब्द टूटे टूटे थे, कुछ ऐसा जो आ रहा है जैसा था। रिया, मिसेस मेनन ने पुकारा। रिया ने जैसे सुना नहीं।
व्योमकेश धीरे से आगे बढ़ा। मैं उसके पीछे था और तभी नीचे से एक आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी जिसे सुनकर रोंगटे खड़े हो जाएं। एक गहरी, खुरदरी, भारी आवाज जो न तो किसी जीवित इंसान की सामान्य आवाज थी और न ही कोई जानी पहचानी ध्वनि थी। वह कह रही थी, धीरे धीरे, खिंचे हुए शब्दों में, रिया, रिया, आजा, मेरे पास आजा। मिसेस मेनन ने अपना मुंह हाथ से ढक लिया। राजेश भी आ गए थे, दरवाजे पर खड़े थे। उनके चेहरे पर डर था, लेकिन एक और भाव भी था जिसे मैं उस पल में पकड़ नहीं पाया। रिया ने उस आवाज के साथ अपने पांव उठाए जैसे उसे चलना हो, जैसे वह आवाज उसे खींच रही हो। मिसेस मेनन ने लपक कर उसे पकड़ा। व्योमकेश उस आवाज की दिशा में देख रहा था। मैंने उसके चेहरे पर देखा। डर नहीं था, बिल्कुल नहीं था। उत्सुकता थी, एक तेज, केंद्रित उत्सुकता। वह आवाज को सुन रहा था जैसे कोई संगीतज्ञ किसी धुन को सुने, ध्यान से, विश्लेषण करते हुए। फिर वह मुड़ा। अजीत, रिया को संभालो। और वह तेजी से बाहर निकल गया। मैंने मिसेस मेनन को इशारा किया कि रिया को पकड़े रखें और मैं व्योमकेश के पीछे भागा। वह नीचे उतर रहा था, तेजी से, लेकिन आवाज कम से कम करते हुए। मैं उसके पीछे था। नीचे का बड़ा कमरा था, उसका दरवाजा बंद था। व्योमकेश ने रुककर दरवाजे को देखा। एक पल, फिर दरवाजा खोला। अंधेरा था। मेरी मोमबत्ती की रोशनी में मैंने देखा कि कमरा खाली था, लेकिन एक खिड़की थी जो थोड़ी खुली थी। व्योमकेश वहां गया। उसने खिड़की को देखा, फिर खिड़की के बाहर देखा। बाहर अंधेरा था, लेकिन दूर बगीचे में आम का पेड़ दिखता था। फिर व्योमकेश ने उस खिड़की की चौखट के किनारे पर कुछ देखा। वह एक छोटी सी चीज थी, धातु की, गोल, एक हाथ की मुट्ठी में समा जाए इतनी। उसके एक सिरे पर एक बारीक नली थी और दूसरे सिरे पर एक छोटी सी जाली जैसी थी। व्योमकेश ने उसे उठाया, उसे घुमाया, फिर मुझे दिखाया। मैंने देखा लेकिन समझ नहीं पाया। यह क्या है? व्योमकेश ने उस यंत्र को मोमबत्ती की रोशनी में ध्यान से देखा। यह, उसने धीरे से कहा, एक ध्वनि यंत्र है। बहुत पुराना, बहुत साधारण, लेकिन बहुत कारगर। इसकी नली एक खास तरीके से बनाई गई है। जब कोई इसमें बोलता है तो आवाज बदल जाती है, भारी हो जाती है, और अगर इसे किसी खास जगह रखो जहां दीवार और छत का कोण सही हो, तो वह आवाज पूरे घर में इस तरह गूंजती है जैसे हवा से आ रही हो। मैं हतप्रभ रह गया। मतलब, भूत नकली है? भूत हमेशा नकली होता है अजीत। उसने वह यंत्र जेब में रख लिया, लेकिन जाते वक्त उसने एक और चीज देखी। उस खिड़की की चौखट पर, उसके अंदर की तरफ, एक बहुत पतली नली का निशान था, एक लकीर जैसा, जैसे कोई पतली ट्यूब वहां से बार बार जाती हो। और उस लकीर के एक सिरे पर एक बहुत हल्का नीला रंग का धब्बा था, इतना छोटा कि बिना मोमबत्ती के दिखता नहीं। व्योमकेश ने उसे देखा, छुआ नहीं, बस देखा। उसकी आंखों में एक रोशनी आई। वह समझ गया था। मैं उस वक्त नहीं समझा, लेकिन बाद में समझा। ऊपर वापस जाकर हमने देखा कि रिया को मिसेस मेनन ने बिस्तर पर लिटा दिया था। वह अब शांत थी, आंखें बंद थीं, सांसें धीमी थीं, जैसे कोई गहरी, थकी हुई नींद में हो। मिसेस मेनन उसके पास बैठी थीं, उसका हाथ थामे हुए। राजेश दरवाजे पर खड़े थे। ठाकुराम भी वहां थी, गलियारे में, थोड़ी दूर। व्योमकेश ने तीनों को देखा। मैंने ठाकुराम के हाथों की तरफ देखा। उसके हाथ साफ थे, लेकिन उसकी साड़ी के पल्ले पर एक हल्का नीला दाग था, बहुत हल्का, इतना हल्का कि देखने के लिए जानबूझकर देखना पड़े। व्योमकेश ने वह भी देखा था, मुझे बाद में पता चला। रात को वापस अपने कमरे में व्योमकेश ने एक नोटबुक निकाली और उसमें लिखा। मैंने झांक कर देखने की कोशिश की। उसने नोटबुक थोड़ी घुमा ली। सो जाओ अजीत। व्योमकेश, कम से कम इतना बताओ कि वह नीला रंग। कल सब पता चल जाएगा। अभी सो जाओ, सुबह तुम्हें जल्दी निकलना है। मैंने लेट जाने का नाटक किया, लेकिन मेरी आंखें खुली रहीं और मेरे दिमाग में वह नीला रंग घूमता रहा। अगली सुबह मैं शहर के लिए निकला। व्योमकेश ने दो काम बताए थे। एक, उस दवाई की जांच जो रिया को दी गई थी, डॉक्टर से नहीं, केमिस्ट से। दो,
ठाकुराम के बारे में पता लगाना। कस्बे में पहुंचकर मैं पहले केमिस्ट की दुकान गया, रामनाथ केमिस्ट। दुकान पुरानी थी लेकिन साफ थी। दवाइयों की अलमारियां थीं, एक छोटी मेज थी और उस पर एक बूढ़े आदमी बैठे थे जो मेरे आते ही ऊपर से नीचे देखने लगे, जैसे अनुमान लगा रहे हों कि यह आदमी किस दवाई के लिए आया है। क्या चाहिए? बात करनी है, मेनन परिवार के बारे में। रामनाथ जी ने थोड़ा रुककर कहा। बैठो। मैं बैठा। रिया बिटिया के बारे में है? हाँ, उन्हें एक दवाई दी गई थी, चिंता और नींद के लिए। मैंने वह शीशी देखी। आप जानते हैं उस दवाई के बारे में? रामनाथ जी ने अपने हाथों को मेज पर रखा। डॉक्टर हालदार साहब ने लिखी थी, मैंने देखी थी पर्ची। और दवाई? यही बात मुझे अजीब लगी थी। उन्होंने थोड़ा आगे झुककर धीरे से कहा, वह दवाई जो हालदार साहब ने लिखी थी वह 3 साल से बाजार में नहीं आती। उसे बनाने वाली कंपनी ने बंद कर दिया। मेरे पास वह नहीं थी। तो रिया को मिली कहां से? यही तो, मुझसे तो नहीं मिली। मैंने एक पल सोचा। और अगर कहीं और से मिली हो, किसी पुराने स्टॉक से? पुराना स्टॉक 3 साल में खराब हो जाएगा, एक्सपायर हो जाएगा, खाने योग्य नहीं रहेगा। और अगर उस शीशी में कुछ और हो, दवाई का नाम पुराना हो लेकिन अंदर कुछ और भरा हो? रामनाथ जी ने मुझे एक पल के लिए देखा, फिर उन्होंने कहा, यह तो बहुत बुरी बात होगी। हाँ, होगी। और क्या जानना है? एक दवाई है, मुझे उसका नाम याद नहीं, लेकिन वह एक ऐसी दवाई है जो कम मात्रा में नींद लाए, थोड़ी ज्यादा में भ्रम पैदा करे और लंबे समय तक दी जाए तो दिमाग को बेहोशी की एक अवस्था में रखे, धीरे धीरे। रामनाथ जी की आंखें संकरी हो गईं। ऐसी दवाइयां होती हैं, कुछ सेडेटिव होती हैं जिनका ज्यादा इस्तेमाल, लेकिन यह तो बहुत गंभीर बात है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, बस जानना चाहता हूं। रामनाथ जी ने कुछ देर सोचा। एक दवाई है, उसका नाम नहीं लूंगा, लेकिन वह इंजेक्शन के रूप में भी आती है। बहुत कम मात्रा में लंबे समय तक दी जाए तो इंसान बेहोशी के करीब रहता है, रात को बेचैन होता है और धीरे धीरे उसका दिमाग उसे ऐसी चीजें दिखाने लगता है जो है नहीं। उसे यह भी याद नहीं रहता कि रात को क्या हुआ। और उसके शरीर पर निशान। अगर किसी को ऐसी कोई दवाई दी जाए तो शरीर पर कभी कभी नीले धब्बे आते हैं, खून के थक्के बनने से। उसे एक्काइमोसिस कहते हैं, छोटे छोटे गोल नीले धब्बे। मैं एक पल के लिए बिल्कुल स्थिर हो गया। नीले धब्बे, रिया के नीले धब्बे। लेकिन ये तो दवाई से होते हैं, अंदर से तो ठाकुराम की साड़ी का नीला रंग और वह खिड़की पर जो नीले रंग का निशान था। मेरे दिमाग में एक और परत खुली। ये दो अलग चीजें थीं। एक जो रिया को दवाई से हो रहा था वह अंदर से था। दो जो निशान ऊपर दिखते थे वे बाहर से बनाए जा रहे थे। दोनों एक साथ, एक ही मकसद के लिए। मैंने रामनाथ जी को धन्यवाद दिया और बाहर आ गया। दूसरा काम था ठाकुराम के बारे में। कस्बे में एक पुरानी चाय की दुकान थी जहां बूढ़े लोग बैठते थे। मेरे अनुभव से ऐसी जगहें हर कस्बे में होती हैं और इनमें जो लोग बैठते हैं वे उस इलाके का इतिहास होते हैं, जीवित बोलने वाला इतिहास। मैं वहां गया। एक कोने में 3 बूढ़े बैठे थे, चाय पी रहे थे और बात कर रहे थे उस सुस्त आरामदेह ढंग से जो बुढ़ापे में आता है जब कहीं पहुंचने की जल्दी नहीं होती। मैं उनके पास बैठा। थोड़ी बातचीत के बाद मैंने कहा, मेनन साहब के घर के बारे में कुछ जानना था। तीनों एक दूसरे को देखने लगे। मेनन डॉक्टर? एक ने पूछा। हाँ, अच्छे आदमी थे, बहुत याद आते हैं। उनकी नौकरानी के बारे में पूछना था। ठाकुराम। ठाकुराम? दूसरे बूढ़े ने कहा। हाँ, जानते हैं, बहुत पहले से है उस घर में। वह कहां से आई थी? नदिया की थी। उसकी एक बहन थी। बहन? हाँ, आशा। बहुत अच्छी लड़की थी, लेकिन उसकी किस्मत। बूढ़े ने एक लंबी सांस ली। क्या हुआ? बूढ़े ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा। डॉक्टर मेनन को जानते थे, उससे पहले के जमाने में एक रिश्ता था। फिर डॉक्टर साहब ने शादी की हेमलता जी से। आशा को छोड़ा। और आशा? वह अकेली रह गई। उसके बाद उसकी बहन यानी यह ठाकुराम, वह मेनन साहब के घर में काम करने लगी। क्यों?
बूढ़े ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी चुप्पी जवाब था। मैं समझ गया। मैंने एक और सवाल किया, आशा कहाँ है अभी? शहर में रहती हैं, एक किराए के मकान में। उन्होंने मुझे पता बताया। मैंने लिखा, शहर में आशा त्रिवेदी का मकान ढूंढने में थोड़ा वक्त लगा। एक पुरानी गली में किराए का एक छोटा मकान। जब मैंने दरवाजा खटखटाया तो थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला। आशा त्रिवेदी। पहली नजर में मैं समझ नहीं पाया कि उनकी उम्र क्या है, 35 होगी या 40। उम्र जानना मुश्किल था क्योंकि उनके चेहरे पर वह तरह की थकान थी जो सालों की, दशकों की होती है, जो जवानी में शुरू होती है और कभी नहीं जाती। एक समय बहुत खूबसूरत रही होंगी, यह बात उनके चेहरे की बनावट से अभी भी पता चलती थी। एक ऐसी बनावट जो किसी दूसरी खुशहाल जिंदगी में बहुत चमकती, लेकिन इस जिंदगी में वह मध्यम थी। कौन है आप? मेरा नाम अजीत बनर्जी है। मैं ब्योमकेश बख्शी के साथ हूं। हम मेनन परिवार के यहां। दरवाजा बंद होने लगा। मैंने जल्दी से कहा, रिया बहुत बीमार है। दरवाजा रुक गया। एक पल की खामोशी। फिर दरवाजा फिर से खुला। अंदर आइए। कमरा छोटा था। एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर थी, एक छोटी बच्ची की, कोई 10 साल की होगी, हंस रही थी। मेरी नजर उस तस्वीर पर गई। आशा ने देखा कि मैंने देखा। बैठिए। मैं बैठा। आप जो जानने आए हैं वह मैं जानती हूं, लेकिन मुझे बताइए पहले कि रिया को क्या हो रहा है। मैंने बताया। आशा ने सुना। उनकी आंखें सुनते सुनते भर आईं, लेकिन आंसू नहीं गिरे। वह उस तरह की औरत लगी जिसने खुद को रोना बंद करना बहुत पहले सिखा लिया हो। और आप मेरे पास क्यों आए? क्योंकि रिया की नोटबुक में एक अक्षर था, ए, और कुछ तारीखें, और हमें लगता है कि वह तारीखें आपकी चिट्ठियों की हैं। आशा ने एक गहरी सांस ली। हां, मैंने उसे चिट्ठियां लिखी थीं। उसे पता है? मुझे नहीं पता। मैंने लिखी, लेकिन कभी जवाब नहीं आया। आशा जी, एक सवाल पूछना है जो शायद बुरा लगे। उन्होंने मेरी तरफ देखा। पूछिए। रिया, वह आपकी बेटी है? कमरे में एक ऐसी खामोशी आई जो भारी थी। आशा ने उस तस्वीर की तरफ देखा जो दीवार पर थी। हां, एक शब्द, लेकिन उस एक शब्द में एक पूरी जिंदगी थी। सुरेश ने रिया को पाला, उनकी पत्नी ने। मेरे पास उसे पालने के साधन नहीं थे। यह फैसला सुरेश ने किया और मुझे मानना पड़ा। और वसीयत? सब हेमलता को गया, मुझे कुछ नहीं। उन्होंने एक पल रुककर कहा, लेकिन मैं वसीयत के लिए नहीं आई हूं, मुझे बस रिया से मिलना था। आपकी बहन के बारे में? आशा ने मुझे देखा। कमला? हाँ, ठाकुराम। वह उस घर में है। आप जानती थी? हाँ। और आपने कुछ नहीं किया? क्या करती? उनकी आवाज में एक थकान थी। कमला को रोकना मेरे बस में नहीं था। वह अपनी तरफ से मेरे लिए लड़ रही है, लेकिन उसका तरीका। वह रुकी। उसका तरीका गलत है, मैंने कहा। हां। रिया को वह दवाई कहां से मिल रही है? आशा चुप हो गई। मैंने उनके कमरे में देखा। मेज पर एक छोटी शीशी थी। वही नाम था लेबल पर, लेकिन यह शीशी बंद थी, उपयोग में नहीं आ रही थी। आशा जी, मैंने कहा, क्या कमला ने आपसे यह दवाई ली? आशा ने एक पल के लिए मेरी तरफ देखा। एक बार वह आई थी, कुछ महीने पहले। उसने यही दवाई मांगी थी, कहा कि अपने लिए चाहिए। और आपने दे दी? उसने कहा कि नींद नहीं आती। मैंने दे दी। कितनी? आशा ने शीशी उठाई। यह पूरी थी। अब देखिए। उन्होंने शीशी मुझे दी। मैंने देखा, आधी से ज्यादा खाली थी। मैं घर वापस आया तो दोपहर हो चुकी थी। ब्योमकेश बरामदे में बैठा था। उसने मुझे आते देखा और उठकर अंदर चला गया। मैं समझ गया कि वह अकेले में बात करना चाहता था। मैंने दरवाजा बंद किया और सब बताया। व्योमकेश ने सब सुना, बीच में एक बार भी नहीं रोका। जब मैं खत्म हुआ तो वह कुछ देर चुप रहा, खिड़की के बाहर देखता रहा। तो ठाकुराम असल में कमला है, उसने कहा, जैसे इसे अपने दिमाग में पक्का कर रहा हो। और वह आशा की बहन है, 20 साल से उस घर में है।
हाँ, और उसने रिया को वह दवाई दी जो आशा के पास थी। हाँ, लेकिन व्योमकेश, मुझे एक बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, रिया के शरीर पर जो नीले धब्बे हैं वे दवाई से भी आ सकते हैं, रामनाथ जी ने बताया। लेकिन खिड़की पर और ठाकुराम की साड़ी पर जो नीला रंग था वह बाहर का था। तो दोनों अलग अलग हैं? व्योमकेश ने मेरी तरफ देखा और पहली बार उस पूरे मामले में उसने एक ऐसी बात कही जिसने मुझे झकझोर दिया। हाँ अजीत, दो चीजें हैं। एक, दवाई जो रिया को अंदर से तोड़ रही है उससे उसके शरीर पर नीले धब्बे आते हैं। दो, रात को कोई उसके कमरे में जाता है और उसके बाजुओं पर ऊपर से नीला रंग लगाता है ताकि सुबह निशान और ज्यादा साफ दिखें, ज्यादा डरावने लगे। मैं एक पल के लिए बोल नहीं सका। मतलब दोनों एक साथ? हाँ, लेकिन क्यों? सिर्फ दवाई से काम नहीं चलता था? दवाई से रिया कमजोर होती है, बेहोशी जैसी अवस्था में रहती है, भ्रमित रहती है। लेकिन यह अकेले काफी नहीं था। किसी को यह दिखाना था कि यहां कुछ अलौकिक हो रहा है, भूत है, ताकि जब असली मकसद सामने आए तो सब तैयार हो। असली मकसद? व्योमकेश ने एक पल रुककर कहा, वसीयत और रिया की असली पहचान। मैं समझा नहीं। अजीत, सोचो, अगर रिया पागल हो जाए, अगर वह अस्थिर हो जाए, अगर वह अपना ख्याल रखने में असमर्थ हो जाए, तो कोर्ट में यह कहना आसान हो जाता है कि इस लड़की की जिम्मेदारी उसकी असली मां को मिलनी चाहिए, उसके साथ उसकी विरासत का भी एक हिस्सा। मैंने एक पल सोचा, और राजेश? राजेश वकील है, तुम्हें लगता है वह भी शामिल है? व्योमकेश ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसकी आंखें कह रही थीं कि इसका जवाब अभी नहीं है, लेकिन होगा। उस दिन की शाम व्योमकेश बहुत चुप था। वह घर में घूमता रहा, ऐसे जैसे कोई चीज ढूंढ रहा हो जो दिखती नहीं। मैं उसके पीछे था। उसने घर का हर कमरा देखा, हर खिड़की, हर दरवाजा। उसने नीचे के बड़े कमरे को एक बार फिर देखा, छत को देखा, दीवारों को देखा। फिर वह रसोई में गया। ठाकुराम रसोई में थी। व्योमकेश ने उसे देखा और एक सामान्य अनौपचारिक ढंग से बात शुरू की। ठाकुराम जी, यह घर बहुत पुराना है। ठाकुराम ने चुपचाप काम जारी रखा। हाँ। 20 साल से हैं यहां? हाँ। मेनन साहब कैसे थे? अच्छे मालिक थे? ठाकुराम ने एक पल रुककर कहा, ठीक थे। बस ठीक? ठाकुराम ने जवाब नहीं दिया। व्योमकेश ने एक और सवाल किया, ऐसे जैसे सब बातचीत का एक सामान्य हिस्सा हो। आपकी कोई बहन थी? ठाकुराम का हाथ एक पल के लिए रुका, बस एक पल। फिर उसने फिर से काम शुरू किया। नहीं, झूठ। इतना साफ कि कमरे में उसकी गूंज रह गई। व्योमकेश ने कुछ और नहीं कहा। वह रसोई से निकल गया। बाहर आकर उसने मुझसे कहा, उसे पता है कि मुझे कुछ पता है, अब वह सावधान हो जाएगी। तो हमें जल्दी करनी होगी। कैसे? आज रात। उस दोपहर व्योमकेश ने मिसेस मेनन से एक अनुरोध किया। उसने कहा कि शांतिनाथ बाबा को आज रात बुलाया जाए, एक बड़ा सीन्स हो। मिसेस मेनन हैरान थीं। आप विश्वास करते हैं बाबा पर? मैं साक्ष्य पर विश्वास करता हूं, और आज रात मुझे एक जरूरी साक्ष्य चाहिए। राजेश भी वहां थे। उन्होंने यह सुना। उनके चेहरे पर एक भाव आया। मैं उसे पढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन वह बहुत जल्दी चला गया। ठीक है, मिसेस मेनन ने कहा। शाम को शांतिनाथ बाबा आए। वह एक लंबे दुबले आदमी थे। धोती, कमर पर एक लाल धागा, माथे पर भभूत। उनकी चाल में एक नाटकीयता थी जो जानबूझकर थी। व्योमकेश ने उनसे बहुत सम्मान से बात की। बाबा प्रसन्न हुए। सम्मान उन्हें पसंद था। मैं जानता था कि व्योमकेश का वह सम्मान असली नहीं था, लेकिन वह ऐसी चीजों में माहिर था। रात के खाने के बाद बाबा ने सीन्स की तैयारी शुरू की। नीचे के बड़े कमरे में मोमबत्तियां लगाई गईं, कुछ फूल रखे गए, एक थाली में धूप जलाई गई। बाबा ने कुछ मंत्र पढ़े। व्योमकेश ने मुझे धीरे से कहा, अजीत, जब सब ऊपर चले जाएं तो तुम नीचे रहो, कोने में, अंधेरे में। क्या देखना है? ठाकुराम को,
उसके हाथों को। रात हुई। सब ऊपर इकट्ठा हुए। रिया, मिसेस मेनन, राजेश, व्योमकेश, बाबा। मैं नीचे रहा, अंधेरे में, एक कोने में, एकदम शांत। बाबा ने ऊपर मंत्र पढ़ना शुरू किया। घंटी बजी। ऊपर से उनकी गंभीर आवाज आ रही थी। नीचे मैं सांस रोककर बैठा था। कमरे में अंधेरा था। 5 मिनट, 10 मिनट, कुछ नहीं। फिर 15 मिनट, और तब मुझे आहट सुनाई दी, बहुत हल्की। दरवाजा बहुत धीरे से खुला। अंदर आने वाले को लगता था कि कोई नहीं देख रहा। ठाकुराम अंदर आई। वह नहीं जानती थी कि मैं वहां हूं। उसने एक छोटी सी बाल्टी उठाई जो उसी कमरे के एक कोने में छुपाई हुई थी। उसमें कुछ था जो अंधेरे में दिख नहीं रहा था। उसने वह यंत्र खिड़की से उठाया, लेकिन वह यंत्र वहां नहीं था। व्योमकेश ने कल रात उसे उठा लिया था। ठाकुराम ने हाथ से टटोला, नहीं मिला। वह एक पल के लिए रुकी, और तभी ऊपर से बाबा की जोर की आवाज आई, ओ अदृश्य शक्ति, आज प्रकट हो। ठाकुराम के हाथ और तेजी से टटोलने लगे, और तभी मैंने माचिस जलाई। कमरे में एक छोटी सी रोशनी फैली। ठाकुराम ने मुझे देखा। उसके हाथ में वह बाल्टी थी। उसमें नीला रंग था और एक मोटा ब्रश था। ठाकुराम एक पल के लिए पत्थर की तरह खड़ी रही। फिर उसने भागने की कोशिश की। मैं दरवाजे पर था। वह नहीं निकल सकती थी। ऊपर से व्योमकेश उतरा। उसने नीचे की आवाज का बंद होना और माचिस की रोशनी का आना देखा था, और वह समझ गया था। उसने ठाकुराम को देखा। ठाकुराम की आंखों में आंसू थे, न डर के, न गुस्से के। वह आंसू थे जो तब आते हैं जब कोई बहुत थका हुआ हो। बैठो, व्योमकेश ने शांत आवाज में कहा। ठाकुराम बैठ गई। ऊपर से बाकी सब नीचे आए। मिसेस मेनन, राजेश, बाबा। रिया को व्योमकेश ने पहले ही कह दिया था कि वह कमरे में रहें। बड़े कमरे में मोमबत्तियां जल रही थीं। व्योमकेश ने वह यंत्र निकालकर मेज पर रखा। बाल्टी रखी, ब्रश रखा। मिसेस मेनन का चेहरा देखते ही बनता था। ठाकुराम, व्योमकेश ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम खुद बताओ। इसलिए नहीं कि इससे तुम्हारी सजा कम होगी या बढ़ेगी, इसलिए कि जो कुछ तुम्हारे अंदर है वह बाहर आना चाहता है, और यह घर इसी को रोककर बीमार है। ठाकुराम ने अपने हाथों को देखा, फिर मिसेस मेनन को देखा। उन दोनों की नजरें मिली। दीदी, ठाकुराम ने कहा। वह एक शब्द था, लेकिन उसमें 20 साल थे। मिसेस मेनन का चेहरा सफेद हो गया। तुम? हाँ दीदी, मैं आशा की बहन हूं। ठाकुराम का असली नाम कमला त्रिवेदी था। वह आशा से 5 साल छोटी थी। जब वह किशोर थी, तब उसने देखा था कि उसकी बड़ी बहन किस तरह टूटती है। डॉक्टर सुरेश मेनन से आशा का रिश्ता वर्षों का था, एक गहरा रिश्ता जिसमें एक बच्ची भी आई। लेकिन फिर सुरेश ने एक और फैसला किया, एक ऐसा फैसला जो उनके लिए शायद तर्क संगत था, लेकिन आशा के लिए उनकी पूरी दुनिया को उलट देने वाला था। उन्होंने हेमलता से शादी की। बच्ची, यानी रिया, उनके पास रह गई। आशा के पास कुछ नहीं बचा। कमला ने यह सब देखा था। वह बहुत छोटी थी उस वक्त, लेकिन बचपन में देखी हुई बातें जब सबसे गहरी जगह जाकर बैठती हैं तो कभी नहीं जाती। वे वहां रहती हैं, जमीन के नीचे आग की तरह। वर्षों बाद जब कमला को पता चला कि मेनन घर में एक नौकरानी की जरूरत है, तो उसने अपना नाम बदला और वहां आ गई। नाम ठाकुराम। एक ऐसा नाम जो किसी भी जिले में हो सकता था। और उस घर में रहने लगी। देखती रही, सीखती रही, समझती रही। डॉक्टर मेनन जब जीवित थे तो कमला ने कुछ नहीं किया। शायद वह इंतजार कर रही थी। शायद उसके अंदर अभी भी कुछ था जो उसे रोकता था। 3 साल पहले डॉक्टर मेनन गुजर गए। वसीयत खुली, सब हेमलता को। आशा को एक पैसा नहीं। रिया को जो मिला वह भी हेमलता के जरिए था, उनके नाम पर था। कमला के अंदर की वह जमीन के नीचे की आग भड़की। उसने एक योजना बनाई, लंबी, सोची समझी, और बहुत ठंडे दिल से बनाई। पहला हिस्सा था रिया को कमजोर करना।
उसने आशा की दवाई लेकर उसे रिया के खाने पानी में मिलाना शुरू किया, थोड़ा थोड़ा, रोज, इतना कम कि कोई तुरंत न समझे, लेकिन इतना नियमित कि धीरे धीरे रिया का दिमाग और शरीर दोनों कमजोर होते जाएं। दूसरा हिस्सा था नाटक। रात को रिया बेहोशी जैसी अवस्था में होती थी तो कमला उसके कमरे में जाती और उसके बाजुओं पर नीला रंग लगाती ताकि सुबह निशान और साफ दिखें। तीसरा हिस्सा था वह ध्वनि यंत्र, एक पुराने बाजार में मिला था, उससे वह रात को नीचे से वह डरावनी आवाज निकालती थी। और चौथा हिस्सा जो सबसे जरूरी था वह था राजेश। राजेश जी, ब्योमकेश ने उनकी तरफ देखा, आप इस पूरे वक्त बहुत शांत हैं। राजेश ने ब्योमकेश की आंखों में देखा। मुझे क्या कहना है? आपको बताना है कि आप कमला को कब से जानते थे और इस योजना में आपका क्या हिस्सा था। कमरे में एक और खामोशी आई। राजेश ने एक लंबी सांस ली। मैंने कमला को पहचाना था। कब? पहले साल से, जब मैं इस घर में आता था। और आपने किसी को नहीं बताया? नहीं। क्यों? राजेश की आंखें नम हो गई। क्योंकि मेरी पत्नी मीना मर गई थी और मुझे शक था कि उसकी मौत उतनी स्वाभाविक नहीं थी जितनी लगती थी। मिसेस मेनन की सांस रुक गई। राजेश, सुनिए, उन्होंने कहा। मीना एकदम ठीक थी। एक हफ्ते में इतनी तेज बुखार जो जवाब ही न दे, यह मुझे हमेशा अजीब लगा। और इसीलिए आप इस खेल में शामिल हो गए? ब्योमकेश ने कहा। मैं शामिल नहीं हुआ, राजेश ने कहा। कमला ने एक दिन मुझसे बात की। उसने मुझे बताया कि रिया कौन है, आशा कौन है और वसीयत का सच क्या है। मैंने सुना। और मैंने कहा कि अगर कोर्ट में यह केस जाए तो मैं देखूंगा। बस इतना? राजेश ने हां कहा। ब्योमकेश ने उन्हें देखा। एक पल। ठीक है। फिर उसने मिसेस मेनन की तरफ देखा। मिसेस मेनन अपनी कुर्सी पर सिकुड़ी हुई बैठी थीं। उनका चेहरा बहुत पुराना लग रहा था। कमला फूट फूट कर रो पड़ी। यह अचानक था। वह एक पल पहले तक एकदम शांत थी, पत्थर जैसी। और फिर एक आवाज निकली, एक गहरी टूटी हुई आवाज जो बहुत देर से बंद थी। मैंने रिया को मारना नहीं चाहा, उसने कहा। मैंने उसे नुकसान नहीं पहुंचाना चाहा। मैं बस चाहती थी कि उसकी असली मां को उसे देखने का हक मिले, कि आशा को पता चले कि उसकी बेटी है और वह ठीक है। और वसीयत? ब्योमकेश ने पूछा। आशा को कुछ नहीं मिला। उसकी पूरी जिंदगी खाली हो गई थी। मुझे बस इतना चाहिए था कि उसे कुछ मिले, गलत तरीके से। हां, कमला ने अपना मुंह हाथों में छुपा लिया। मुझे पता था यह गलत है, लेकिन मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। ब्योमकेश चुप रहा। उसने कमला को रोने दिया। कमरे में कोई नहीं बोला। मोमबत्तियां कांपती रहीं। बाहर नीम का पेड़ हवा में हिलता रहा। पुलिस आने में वक्त लगता था। उस दौरान ब्योमकेश ने मिसेस मेनन से एक अकेली बातचीत की। मैं बाहर था, लेकिन जब वह बाहर आए तो मैंने उनका चेहरा देखा। उसमें वह भाव था जो तब होता है जब कोई बहुत कड़वी सच्चाई सुनकर आया हो, एक ऐसी सच्चाई जो सुनने वाले ने बहुत पहले खुद से भी छुपाई हुई थी। क्या हुआ? मैंने पूछा। ब्योमकेश ने बताया। मिसेस मेनन ने उन्हें बताया था कि वह आशा के बारे में शुरू से जानती थीं। वह जानती थीं कि रिया उनकी नहीं, आशा की बेटी है। सुरेश ने उन्हें शुरू में बताया था और उन्होंने रिया को पाला था, अपना बनाया था। इसमें कोई झूठ नहीं था। वह रिया से प्यार करती थीं, करती उज्ज्वला। लेकिन उन्होंने एक काम किया था जो गलत था। जब भी आशा की कोई चिट्ठी रिया के लिए आती थी, वह उसे रिया को नहीं देती थी, खुद रख लेती थी, फाड़ देती थी। बरसों से रिया की नोटबुक में जो ए और तारीखें थीं, वे उन कुछ चिट्ठियों की थीं जो किसी तरह रिया तक पहुंच गई थीं, छुपकर। उन्हें डर था? मैंने पूछा। हां, डर यह था कि अगर रिया को सच पता चल गया तो वह उन्हें छोड़ देगी। और उन्होंने इसीलिए उन्होंने रिया और आशा के बीच एक दीवार बनाए रखी वर्षों तक। मैंने सोचा, एक माँ जो किसी और की बच्ची को अपना बनाती है, उसे पालती है, उससे प्यार करती है। यह सब सच था। लेकिन वह इतनी डरी हुई थी कि उसने उस बच्ची को उसकी असली मां से मिलने नहीं दिया। और उस डर ने एक ऐसी खाई बनाई
जिसमें से यह सब निकला। मिसेस मेनन ने माफी मांगी? मैंने पूछा। हाँ। किससे? खुद से। रात को पुलिस आई। कमला को हिरासत में लिया गया। वह चुपचाप गई। उसने कोई विरोध नहीं किया। जाते वक्त उसने एक बार ऊपर की खिड़की की तरफ देखा, रिया की खिड़की। उसकी आंखों में जो था वह गुस्सा नहीं था, वह दर्द था। और उस दर्द में एक और भाव था जिसे मैं उस पल में नाम नहीं दे पाया। बाद में दिया। वह प्यार था, टूटा हुआ, गलत रास्तों से गया हुआ, गलतियों में लिपटा हुआ, लेकिन था। अगली सुबह ब्योमकेश ने रिया से बात की। वह बिस्तर पर बैठी थी। ब्योमकेश उसके सामने बैठा। उसने उसे सब बताया, धीरे धीरे। कमला ने क्या किया था और क्यों किया था, आशा कौन है, उसकी नोटबुक में जो ए था वह क्या था। रिया ने सुना, बीच में एक बार भी नहीं रोकी। उसका चेहरा बदलता रहा लेकिन वह चुप रही। जब ब्योमकेश खत्म हुआ तो एक लंबी खामोशी रही। फिर रिया ने कहा, तो वह मेरी मां है? हां। असली? हां। और यह? वह रुकी। ब्योमकेश ने उसे रोका। रिया, दोनों असली हैं। एक ने तुम्हें जन्म दिया, एक ने पाला। यह दोनों बराबर के सच हैं। रिया ने खिड़की के बाहर देखा। बाहर सुबह की रोशनी थी, नरम, अक्टूबर की। कमला को, उसने शुरू किया। कमला ने जो किया वह गलत था। हां, लेकिन उसने यह क्यों किया यह मैं समझती हूं। ब्योमकेश ने कुछ नहीं कहा। वह मेरी मां के लिए लड़ रही थी। हां, तरीका गलत था। रिया की आवाज थोड़ी भर आई, लेकिन जो उसने किया वह नफरत से नहीं था। ब्योमकेश ने उसे देखा। मुझे लगा कि वह इस लड़की की बात सुनकर एक पल के लिए रुक गया। एक ऐसी लड़की जो 2 महीने से जहर खाती रही थी, जिसे रात को डराया गया था, जिसके शरीर पर नीले निशान बनाए गए थे। वह लड़की अभी भी कह रही थी कि यह नफरत से नहीं था। तुम बहुत समझदार हो, ब्योमकेश ने कहा। रिया ने उसकी तरफ देखा। जब आदमी बहुत दर्द में हो, उसने कहा, तो समझदार होना जरूरी है, वरना दर्द खा जाता है। 2 दिन बाद ब्योमकेश ने मिसेस मेनन से कहा कि आशा को बुलाया जाए। मिसेस मेनन बहुत देर तक चुप रहीं। फिर उन्होंने कहा, ठीक है। वह एक शब्द था, लेकिन उस शब्द के लिए उन्हें बहुत बड़ी जगह खाली करनी पड़ी थी। अपने डर को पीछे धकेलना पड़ा था। आशा आई, उस घर में जहां उन्होंने कभी कदम नहीं रखा था। दरवाजे पर खड़ी थीं। मिसेस मेनन ने दरवाजा खोला। दोनों ने एक दूसरे को देखा। मैं वहां था, लेकिन मैंने दूसरी तरफ देखा। कुछ नजारे देखने के लिए नहीं होते। रिया नीचे आई। वह सीढ़ियों पर रुकी। नीचे एक औरत खड़ी थी, जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन जिसके बारे में उसने सपनों में सोचा था। आशा ने ऊपर देखा। रिया ने नीचे देखा। कोई नहीं बोला। फिर रिया नीचे आई, धीरे धीरे, और उसने आशा का हाथ पकड़ा। बस इतना, कोई शब्द नहीं। लेकिन उस हाथ की पकड़ में जो था वह शब्दों से बड़ा था। अगले दिन हम जाने की तैयारी में थे। रिया नीचे आई और उसने ब्योमकेश को एक छोटी सी चिट्ठी दी। रात को लिखी। ब्योमकेश ने पढ़ी, फिर मुझे दी। मैंने पढ़ी। उसमें लिखा था, ब्योमकेश बाबू, आपने मेरे घर से भूत हटाया, लेकिन जो भूत था वह अंधेरे से नहीं था। वह उन राजों से था जो घर के लोग बरसों तक जिंदा रखते हैं। सच को छुपाने की कोशिश ही भूत बन जाती है। जो सच हम दबाते हैं वही एक दिन रात को वापस आता है और दरवाजा खटखटाता है। आपका धन्यवाद। ब्योमकेश ने चिट्ठी जेब में रख ली। तांगे पर बैठकर जब हम उस घर से दूर जाने लगे तो मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। रिया दरवाजे पर खड़ी थी। उसके बाजू पर अभी भी हल्के नीले निशान थे। लेकिन सुबह की रोशनी में वे उतने डरावने नहीं लग रहे थे।
वे बस निशान थे, और निशान मिट जाते हैं। उपसंहार: नीले निशान और सफेद सच। ट्रेन में ब्योमकेश खिड़की से बाहर देख रहा था। मैंने उससे पूछा, इस पूरे मामले में तुम्हें सबसे पहले किस चीज से शक हुआ? रिया की दवाई की शीशी से। दवाई से? उस शीशी पर एक्सपायरी डेट 3 साल पुरानी थी, लेकिन शीशी लगभग खाली थी। अगर दवाई 3 साल पहले की है और तब से कोई ले रहा है तो खत्म हो जाती, लेकिन अगर शीशी पुरानी है और दवाई नई भरी गई है तो यह अलग बात है। किसी ने पुरानी शीशी का इस्तेमाल किया ताकि नई दवाई छुप जाए। और निशान? पहले दिन रिया के निशान बहुत सटीक थे, गोल, एक जैसे। बेहोशी में कोई खुद को इतने सटीक तरीके से नहीं मारता। यह बाहर से बनाए गए थे, लेकिन दवाई से जो धब्बे आते हैं वे अंदर से होते हैं। दोनों एक साथ थे, इसीलिए देखने में और डरावने लगते थे। और आवाज? आवाज बहुत साफ हिंदी में थी, बहुत सटीक। भूत अगर होता भी तो इतना व्यवस्थित नहीं बोलता। उसने हल्की मुस्कान ली। भूतों को व्याकरण की जानकारी नहीं होती। मैं हंस पड़ा। गाड़ी एक पुल से गुजरी। नीचे नदी थी, चमकती हुई, अपनी दिशा में बहती हुई। ब्योमकेश, मैंने कहा, एक बात और, राजेश के बारे में, उनकी पत्नी मीना की मौत। ब्योमकेश ने एक पल रुककर कहा, पुलिस की जांच में निकला कि वह प्राकृतिक कारणों से थी। मेनिंजाइटिस था। राजेश का शक बस एक दर्दनाक याद का नतीजा था। जब कोई अचानक जाता है तो दिमाग किसी को दोष देना चाहता है। और राजेश? राजेश गलत थे कि उन्होंने कमला को जानते हुए भी कुछ नहीं कहा, लेकिन वह उस खेल में बहुत गहरे नहीं थे। वह एक टूटे हुए आदमी थे जिसने एक गलत रास्ते में थोड़ी उम्मीद देखी। और मिसेस मेनन? ब्योमकेश ने खिड़की के बाहर देखा। मिसेस मेनन ने एक बड़ी गलती की। उन्होंने डर से रिया और आशा के बीच दीवार खड़ी की। उस डर को जीतने में उन्हें बरसों लग गए, लेकिन आखिर में उन्होंने दरवाजा खोला। क्या यह काफी है? काफी कभी नहीं होता, लेकिन शुरुआत के लिए यह जरूरी था। 2 हफ्ते बाद मिसेस मेनन की चिट्ठी आई। उसमें लिखा था कि रिया की तबीयत अब धीरे धीरे ठीक हो रही है। डॉक्टर ने कहा है कि वह दवाई बंद होने के बाद 1 महीने में पूरी तरह ठीक हो जाएगी। आशा हर हफ्ते आती हैं। रिया उनका इंतजार करती है। और एक वाक्य था जो मिसेस मेनन ने आखिर में लिखा था, रिया अब मां 2 बार कहती है। ब्योमकेश ने वह चिट्ठी पढ़ी और मेज पर रख दी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन उसकी आंखें एक पल के लिए उस चिट्ठी पर रुकी रहीं। उस एक पल में जो था वह मुझे पता था, लेकिन ब्योमकेश के बारे में कुछ बातें मैंने कभी नहीं लिखी। वे उसके लिए थीं। उस शाम मैं खिड़की के पास बैठकर यह कहानी लिख रहा था। बाहर कलकत्ते की शाम थी, वह धुंधली, शोर वाली, अपनी शाम। मैंने सोचा कि इस कहानी का नाम क्या रखूं। बहुत देर सोचा, फिर लिखा, नीले निशान। क्योंकि इस कहानी में जो सबसे पहले दिखा वह नीले निशान थे, लेकिन जो सबसे जरूरी था वह उनके नीचे था। वह सच जो किसी ने छुपाया था, वह दर्द जो किसी ने वर्षों तक दबाया था, वह प्यार जो गलत रास्तों से जाकर भी प्यार ही था, और वह लड़की जो 17 साल की थी और जिसने समझ लिया था कि दर्द को समझदारी से जीना पड़ता है, वरना दर्द खा जाता है। कमला त्रिवेदी का मुकदमा अदालत में चला। उसे सजा हुई, लेकिन उस सजा में जो नरमी थी वह रिया के उस बयान की वजह से थी जो उसने खुद अदालत में दिया था। रिया ने कहा था कि कमला का इरादा उसे मारना नहीं था। यह सच था। आशा त्रिवेदी ने कोई वसीयत का दावा नहीं किया। उन्होंने कहा कि रिया से मिलना काफी है। राजेश बाबू कलकत्ते वापस गए। वकालत जारी रखी। मीना की याद उनके साथ रही, लेकिन वह अब किसी पर शक नहीं करते थे। मिसेस हेमलता मेनन उस पुराने घर में रहती हैं। घर अभी भी पुराना है, लेकिन अब उसकी खिड़कियां दिन में खुली रहती हैं। और रिया हर हफ्ते 2 बार मां कहती है, एक बार हेमलता को, एक बार आशा को।